शुरू करें। हाँ जी, नमस्कार। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार, जिसका विषय है पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा, और जिस पर पिछले 2 दिनों से हम लोग विचार और मंथन कर रहे हैं, उसके 8वें तकनीकी सत्र में मैं यहाँ मौजूद आप तमाम बौद्धिक लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस 8वें तकनीकी सत्र की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आदरणीय प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे सर, जो फिलहाल कुलपति हैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय राजस्थान में। सर को पूर्वोत्तर भारत में काम करने का एक लंबा अनुभव है। उसके साथ साथ केंद्रीय हिंदी संस्थान में निदेशक के तौर पर भी सर ने अपनी सेवाएं दी हैं, और वहां रहते हुए उन्होंने पूर्वोत्तर से संबंधित बहुत सारे भाषा कोश और दूसरी किताबों को भी तैयार करवाया है। मध्यकाल और संत साहित्य पर सर का शोध है, सर की विशेषज्ञता है। मैं बहुत ही आदर के साथ सर को इस 8वें सत्र में अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करता हूं। सर हमसे जुड़ गए हैं, सर ऑनलाइन जुड़ेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस 8वें तकनीकी सत्र में हमारे साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली के निदेशक मौजूद है। मैं सर आपका स्वागत करता हूं। अरुणाचल हमारे बीच आई नगर बहुत ही आदर और एहतराम के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंच पर अपनी जगह लें। इसके साथ सिक्किम विश्वविद्यालय के उद्यानिकी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही डॉक्टर मंजू राणा जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस संगोष्ठी के तीसरे दिन और 8वें सत्र में। इस सत्र की शुरुआत हम लोग डॉक्टर मंजू राणा जी के वक्तव्य से करेंगे। डॉक्टर मंजू राणा जी को तकरीबन 10 वर्षों का अनुभव है वानिकी के क्षेत्र में, और उसके साथ साथ समाज सेवा का काम भी वो वहां पर कर रही हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करें। मैम। थैंक यू सर। वीडियो ऑन कर लो। हाँ, आप कंफर्म कर सकेंगे स्लाइड शेयरिंग पे है? जी बिल्कुल आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। सभा में उपस्थित सभी मान्यगणों को, रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, a very good afternoon to one and all. I am Dr. Manju Rana, working as assistant professor in the Department of Horticulture, Sikkim University, and today I'll be sharing my views over indigenous farming practices and the challenges that we have in modern ecological system. I'll be very brief about it because अगर आप देखेंगे तो इंडियन नॉलेज सिस्टम एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा है, जिसको कवर करना 10-15 मिनट में बहुत मुश्किल होगा। मैं ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम टच करते हुए निकलेंगे। सो जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, सो एग्रीकल्चर कम्स एज अ होलिस्टिक सिस्टम, जिसका सारा का सारा एम्फेसिस जो होता है 3 गोल पे रखा हुआ है। दैट इज द सस्टेनेबिलिटी, हार्मोनी बिटवीन द नेचर एंड द इंटरकनेक्टेडनेस इन द इकोसिस्टम। इसको अच्छे से समझने के लिए अगर हम इसको थोड़ा और विचार को आगे रखते हैं, so the most important factor in the Indian knowledge system is the sustainability and the resilience. So the practices such as crop rotation, intercropping, organic input, these system in the farming system are the resilient one, which is even the मंजू two-day मैडम, जी
फुल स्क्रीन पर आप पीपीटी ले लीजिए, स्लाइड्स ऊपर। फुल स्क्रीन पे ही है सर, अच्छा, मेरा फुल स्क्रीन पे है, आप अपना देखें। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। सर फिर से करूं क्या एक बार? स्लाइड्स ऊपर करिए। मैम स्लाइड शो स्लाइड ऑन शो कीजिए है, अपनी। मेरा स्लाइड शो है। हमारे पास नहीं आ रहा, एक बार वापस एक शेयर बार मैं कीजिए एक बार मैम। शेयर फिर से शेयर करती हूँ, ओके। एंटायर स्क्रीन कर रहे हैं। काम चल रहा था, बोलते नहीं। हाँ ठीक चल रहा है। अभी हाँ ठीक। ठीक है मैडम, अभी सही हुआ? ठीक ही है। Okay, fine. Thank you. So, as I was saying, that the Indian knowledge system, it emphasizing on 4, 5 important points. Let's begin with the sustainability and resilience. So, basically, sustainability resilience का मतलब है ऐसे methods को use करना जिनको हम long term तक use कर सके without harming our ecological balance. A second important thing is the holistic and ecocentric approaches. सिस्टम में हम कोशिश करते हैं उन चीजों को यूज करने की जो एक स्पेसिफिक हो उस पर्टिकुलर जगह के लिए, बिकॉज एवरी इकोसिस्टम हैज इट्स ओन कंस्ट्रक्शंस। सो एक थ्योरी जो एक जगह पे चलेगी वो दूसरी जगह पे चलेगी, दैट्स नॉट फिजिबल इन एग्रीकल्चर सिस्टम। सो that's what our Indian knowledge system in agriculture promoted. Most important thing which why the farmer or the traditional farmer use the Indian knowledge system, it's low cost, बिकॉज ये इसमें हम लोगों को ज्यादातर ये दिखाया गया है कि उन चीजों का प्रयोग करें जो आपको आप ही के फार्म में मिले, ताकि आपकी डिपेंडेंसी आउटसोर्सिंग पे जो है वो कम हो, और ये जो नॉलेज है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। सो दस द कम्युनिटी कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज द सेंटर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, जहाँ पे फार्मर्स को हेयरलूम्स, नेटिव सीड वैरायटीज, हमारी लैंड रेस, इनको यूज करने के लिए प्रमोट किया गया। ये जो वैरायटीज और ये जो हमारे सीड्स हैं, ये बेसिकली सेल्फ सिलेक्शन के अंदर जाते हैं और लोकल क्लाइमेट और लोकल सिस्टम को से बहुत अच्छे अडॉप्टेड होते हैं। दस वॉट एवर द challenges they face, the survival percentage of these kind of plant become more and more. Then, as I said, that IKS is very much of the local specific, local adopted technology. So each and every zone in India, I won't say only the Northeast, but the whole state in the India, they have their own local specific traditional knowledge in agriculture. And India being a spiritual and cultural country, agriculture is not the exception for that particular thing. We can see this by the different festivals that is around, that we celebrate during our harvesting season. Makar Sankranti is the best example. This is one of the simple one of the festival which is being celebrated throughout the India with a different variation, with a different name, but we are celebrating our agriculture harvest. So that shows the connection between the community, between the our tradition, between our the cultural that make us united in the different zone. So agriculture as such is very important for Indian, be culturally, socially, or economy, and Northeast is not any variation from there. But when we, as agriculturists, when we see Northeast as a treasure trove, because Northeast has a very unique geographical system. Because of that, it has very unique microclimate, and that is the reason of its huge rich biodiversity system. So when I see it as a agricultural scientist point of view, this is a place which give me a varieties of planting material, which is one unique to our place, and second which also have both traditional as well as economical value. And having said that, this zone is also rich culturally. So the traditional knowledge that is found in northeastern Indian has its own implication, own societal value, own cultural value, and that is seen from all over the state what we have. So currently
Climate change, as we all know, is it's I would say agriculture being most affected because the crop is directly dependent on the different aspect of the climate. So and northeast also facing this harsh reality. So given this paradigm, many research scientists, they suggest us these techniques or technology, you can say, to adopt to make a what we call the climate resilient agriculture. So if you see these like crop diversification, agroforestry, water management, soil health management, economic stability, community based adaptation, or local knowledge, local ecological knowledge, these are the point which is already being covered in Indian knowledge system. So I'll just give you a glimpse of some of the knowledge system which is being followed in the northeastern zones. We'll first started to with the sustainability concept. So the states like Sikkim, we being a completely organic state from 2016 onwards, and it started it from 2003 onward, and at 16 the state was completely declared as the fully organic certified state. So here the farmer, they have adopted to the input which are one, local resource available, and secondly these are non-chemical based. So the inputs like vermicompost, FIM, compost, the crop residue, green manuring. There are many other local plants which they are using to improve the soil texture as well as to mitigate the disease insect pest management. Similarly, Tripura, they are also shifting towards the organic farming, given the scenario of difficult of the harmful effect or the residual effect of the insecticides and pesticides. So they are also moving towards the organic farming, as organic farming is one of the method in our traditional knowledge system, which not only improve our soil health and the productivity, but it also a system of long-term sustainability, which through chemical is not possible. Now, water management, if we talk about, though northeastern zone receive a pretty good amount of monsoon, both winter monsoon and the our monsoon time, but being in a hilly area, water scarcity is still a problem here. So many state, best example would be our Shillong, Meghalaya. Even in some places of the Sikkim also, they practice this roof rainwater harvesting. If we see the modern agriculture also promotes the water harvesting through a roof top. So what they are doing, they are basically collecting the rainwater into a tank. It may be a simple plastic tank, or it may be a concrete tank, or makeshift tank, and then they filter it and use for the various purpose. It may be of domestic or agricultural purpose. A similar kind of a technology is being applied in the Meghalaya, where they make a traditional bamboo pipe irrigation system, which is a kind of you can say modern dip irrigation system prototype. So they fix a long pipe of bamboos from the source at a top hill, and then transfer water to the bottom to the field. So you can see we are using these say a community, they are using the modern method in their traditional way. If we talk about the Mizoram, there is this system called the Zabo system. What they're basically doing, they're harvesting the rainwater, and then they later on use it for the various purpose. The people of Apatani tribe of Zero Valley in Arunachal Pradesh, they have this system of paddy cum fish cultivation. In modern agriculture system, we promote our farmers to do this particular practice to have double income. This particular system is a prime example of our sustainable wetland cultivation, where land showcasing land conserving water, and it's a kind of a nutrient recycling.
If we talk about the soil health management, I think throughout the hill zone, whether it's a Western Himalaya or Eastern Himalaya or Northeastern Himalayas, terrace farming is one of the concept which we every follow. There is a variation in a terrace farming, like in Manipur, it is called bench terrace farming. Meghalaya, they are farming diban. In Sikkim, they call it pakokhet. So like variation of that similar terrace farming is there, which basically helps in one, to retain the soil so the soil erosion is less, and second, to conserve the water, whatever the water they are getting through the rain fall, so they kind of hold that water so that it has enough time to penetrate into the thing. And most importantly, we are getting a surface to do our cultivation. Having said this, there are some there are some farmers which is opting another say traditional knowledge system. The best example will be Nagaland. So Nagaland is known for its zoom farming, but the drawback of zoom farming is that it's kind of detrimental when it comes to the forest. So the farmer from the Nagaland, they have shifted towards the agro farming. Now they cultivating coffee into the forest, which is a way to conserve the forest plus getting the economic benefit as well. So as I talk about the pakokhet, this is a type of say terrace farming only. Then you might have heard about the artificial floating garden, what is known as the tafam in the Manipur. This shows one of the best way to do farming in the waterlogged condition. So basically, if we see, the IKS, what we are talking in a northeastern zone, is deeply rooted to the local ecology, and mainly influenced by the culture and society, the society that is living there. Having given all the positive points of IKS system, the question arises why we are not following it, or why the farmer is not adopting these technique if they are so friendly, so cost benefit effect. So let's be really honest. If there are some positive points in IKS, there are some drawback as well. So let's start with the economics, because that is one of the base of any practice to be adopted in agriculture. So economically, traditional methods are very cheap. They are no cost or low cost, if we say. But the drawback is the yield is very low. So because traditional farming focus more on ecology, sustainability, it's basically to feed the farmer family, not for the commercial purpose. That's become one of the drawback, which is like a kind of holding the popularity of the IKS system. So, and after that, it's a very labor intensive, because traditional farming are mostly whatever the cultural practices we are doing in agriculture system, like planting, weeding, harvesting, they are manually in place of the mechanization. So that is one of the drawback. Then we have a huge backdrop of infrastructure and marketing challenge. This is true for the modern agriculture system as well. Whatever the tradition, whatever the zone we are going through at present, even farmer face the inefficient agriculture market. They don't have adequate storage facilities. Transport infrastructure is very poor. Because of this, there is a huge loss of the produce. So and maximum our farmer are the small scale farmer which have a small land holding. So the implication of any technology become very difficult. Its economic skills get hindered, the limitation to adopt the technology, thus it reduce its efficacy and the productivity. And if we talk about the current agriculture policies and the technology, they are mostly based on the yield and the productivity, which is the basic difference in the objective. As I said, our modern farming is prioritize mass production, to which mainly aim for the national food security, whereas the traditional farming system more focus on the sustainability, long term efficacy. So the basic concept is very different for both the system. So if we have to say which system is the best, that
won't be like justifiable in any way. So the best way around is to merge these both system and opt for the technology or the technique which fulfill both the way. We have to be self-sufficient, and we have to be sustainable as well. So like say indigenous method, they give us the ecological and social wisdom to tackle the sustainability. Meanwhile, the modern science and technology, they are essential when it comes to enhancing the productivity, efficacy, and meeting the food demand, because our population is increasing day by day. We are the most populated country in the world, and this going to be like that for coming year. But the agricultural land is shrinking, so the proportion is very out of the box as we talk right now. So the best way, if you ask as an agriculture scientist, would be to use both traditional knowledge as well as the modern agriculture system. Modern agriculture system can validate and refine these traditional practices, so that we can overcome whatever the drawback we are having, and make it sufficient, so that our soil health can be improved, our biodiversity can be encouraged, we have a sufficient say climate resilient technique which increase our yield, and also reduce the demand for the manual labor. Having said this is not something a farmer or only a community can be done. This can only be happen if there is a policy decision. So to make IKS in as an integral part of the current agriculture system, one has to do the policy decision, and these policy decisions should not be as a blanket policy decision. These policy decisions should be specific to the communities, specific to the zone, so that understanding the problem of that locality and emphasizing on the problem of that particular region can be addressed. With this, we can say that to transformation of the current agriculture system, or to overcome the problem in a current agriculture system, or to promote the our indigenous knowledge system of agriculture, we have to come together and bring up a integrated farming system which is resilient to climate change, social equitability, and deeply connected to our rich culture and ecological balance. So I hope I have made a thing clear in my this short presentation. Pradeep sir told me I have only 10 minutes, so I have just surplus many things. These are the references which being used for this presentation. So I thanks to everyone for their patience hearing. If anyone has any question, any query, I'd be happy to share the view. बता दीजिएगा कि उसमें क्वेश्चन बहुत बहुत जी धन्यवाद डॉक्टर मंजू राणा मैडम। जी सर। क्वेश्चन आंसर के लिए सत्र के अंत में अगर समय बचता है जी और किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो वो हम लोग आखिर में करेंगे। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले वक्ता के तौर पर मैं प्रोफेसर जोराम यालाम नाबाम जी को आमंत्रित करता हूं। उससे पहले मैं कुछ बातें यालाम जी के परिचय में बताना चाहता हूं आप लोगों को। प्रोफेसर जोराम यालाम नाबाम ईटानगर के राजीव गांधी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अरुणाचल की मेरे ख्याल से हिंदी में लिखने वाली कुछ जो लेखिकाएं हैं उसमें यालम मैडम हैं। इनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित है, साक्षी है पीपल, जो मूलतः हिंदी में लिखा गया है, वो ट्रांसलेटेड नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक उपन्यास है इनका जो काफी चर्चित रहा है, जंगली फूल, बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है। इसके अलावा गाय गेका की औरतें एक संस्मरण इन्होंने लिखा है। तानी कथाएं नाम से एक किताब है जो मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया था, या शायद अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड भी है।
वो दोनों भाषाओं में है। इन कामों के लिए यालम मैडम को अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि एक बहुत ही हिंदी जगत में एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है। लगातार कुछ ना कुछ कर रही हैं हिंदी में, और अरुणाचल में अरुणाचल की स्त्रियों को लेकर बहुत विशद अध्ययन है उनकी स्थितियों को लेकर। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बात बोलेगी मैं नहीं। मैं आमंत्रित करता हूं बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर जोराम यालम लाबाम। धन्यवाद डॉक्टर अमीश जी। मैं ठीक है, मैं सर्वप्रथम आज के अध्यक्ष, इस सत्र के अध्यक्ष मेरे आदरणीय गुरु प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी, कुलपति हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय राजस्थान से, आपको सर में प्रणाम करती हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप बहुत ही उच्च पद पर भी आसीन हैं, और मुझे आप पर गर्व है। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं आपके अंदर मैंने अपना शोध कार्य संपन्न किया, और इस वक्त इस समय ये मेरे लिए एक तरह से परीक्षा की तरह लग रही है, क्योंकि मेरे गुरु के सामने मैं किस आत्मविश्वास के साथ बात अपनी रख पाऊंगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन क्योंकि एक तरह से गुरु सामने हो तो थोड़ा सा एक क्या है कि नर्वसनेस भी आ जाता है। यदि कुछ जी अगर कुछ मुझसे गड़बड़ हो जाए तो अच्छा बोलेगी और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलो। और साथ में ही मेरे डॉक्टर मंजू राणा जी, जिनके साथ मैं मंच साझा कर रही हूँ, प्रोफेसर हितेंद्र कुमार मिश्र जी, मैं आपके साथ मेरा सौभाग्य मैं आपके साथ बैठी, और आप सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। मेरा जो विषय है वो है तानी दर्शन और मिथक। इस पर मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी ने सेमिनार के जो प्रथम दिन थे, उसी दिन उन्होंने कहा था एक बात कि पूर्वोत्तर भारत की संवेदनात्मक ज्ञान को समझना है, और यही इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। तो इससे मैंने गांठ बांध ली है और मैं यकीन करती हूँ कि हमारी संवेदनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अपनी बात को एक कथा के माध्यम से, मिथक के माध्यम से आपके सामने रखूंगी। मैं पापुम-पारे जिले से आती हूँ, अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ एक क्षेत्र है जिसका नाम है सगाली। सगाली में एक जगह है तासी नामक एक जंगल में एक क्षेत्र है, जगह है जहाँ पर आज भी मिथुन के पदचिन्ह मिलते हैं। मिथुन कहो तो मिथुन एक पशु है, और हमारे राज्य की एक जिसे हम पवित्र पशु मानते हैं। पवित्र कहें तो ये इसको बाद में मैं बताऊंगी क्यों ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है। तो आज भी मिथुन के पद चिन्ह मिलते हैं। ये नया नहीं है, बहुत प्राचीन पद चिन्ह है जो पत्थरों पर अंकित है, जो अभी भी आप देख सकते हैं। और सी का मतलब है वह जगह जो थोड़ा सा कीचड़ है, पानी थोड़ा सा है, और वहाँ वो पानी जो है वो नमकीन है। तो इसीलिए
मिथुन जो है वहां पर अपना नमक चाटने के लिए आते थे, और आज भी वहां मिथुन जमा होते हैं। तो ईटानगर में एक जगह है, एक झील है, बहुत बड़ा झील है, जो जिसका नाम है गेकारसिनी। गेकारसिनी जिसको सरकारी दस्तावेजों में नाम रखा गया है गंगा लेक। तो ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है, और इस झील को लेकर के हमारी संस्कृति में अभी भी जो अनुष्ठान होते हैं, अभी भी पुजारी जो है, स्थानिक जो है, वो इस कथा को गाते हैं और इस गेकर सिंह को का नाम लेते हैं, इस कथा को पूरा गाते हैं। तो इसको नाम रखा गया है हिंदी में गंगा लेक, और नाम तो गंगा हो गया और लेक जो है अंग्रेजी में हो गया। तो मैं बता रही थी कि गेकार का मतलब होता है इधर, मतलब कि ऐसे हाथ से यहाँ जाना है, वहां जाना है, कहाँ जाऊं, इस तरह से एकदम एक ये में लय के साथ, जैसे सांप जैसे गुजरते हैं ना, वैसे ही उसको बोलते हैं गेकार। और ये गेकार सिनी जो झील जो है, झील इसी तरह से है, अगर कोई ईटानगर आकर देखें तो इसकी आकृति ऐसे ही है। इसीलिए हमने गेकार सिनी, सिनी मतलब झील और गेकार मतलब ये उसका अर्थ हुआ। लेकिन गंगा लेक नाम रखा गया है, तो मैं थोड़ा सा इसको बता देना चाहूंगी कि पहले पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो असम एक साथ चलता था। तो हमारे जगह के लोग, हमारे लोग जो हैं, हमारे कहीं मतलब हमारे जो ट्राइबल लोग वहाँ के जो आदिवासी लोग थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, सरकारी ऑफिस ये जो में है काम करते नहीं थे, तो इसलिए ज़्यादातर बाहर से ही आकर के पढ़ाते थे, टीचर हो या ऑफिसर हो, सभी। तो फिर इसी वजह से क्या है कि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो हमारी जो स्थानीय भाषा की शब्द है, मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने वो नाम दे दिया जो अब तक है। तो मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब अब बात चलती है जागरूकता की और अपनी पहचान की, पहचान पर बोलने की, तो मुझे बोलना पड़ेगा, भाषा पर आना पड़ेगा। तो ये हमारी मजबूरी है। तो इस गेकार सिंह को लेकर के जो कथा है वो कि एक आदमी होता है जिनका नाम था ताई बीदा। ताई बीदा कहते हैं कि वो बहुत गरीब अनाथ एक आदमी हुआ, लड़का था। तो गरीबी की वजह से खाने को भी नहीं मिलता था, तो जंगलों में वो खाक जानता था अपने पेट की आग बुझाने के लिए। तो एक रोज तासी में, जिस जगह का नाम मैंने शुरुआत में लिया, तासी में उसको एक मिथुन, मादा मिथुन मिलती है। तो फिर हमारे ये में संस्कृति में रिवाज है कि जिसके जो मिथुन होते हैं, पहचान, क्योंकि एक जैसे होते हैं ना, इसलिए पहचान के लिए कान में ऐसा कुछ निशान बनाते हैं, पूंछ में, कान में, पता नहीं क्या क्या ऐसे कुछ काट के कुछ निशान बनाते हैं, तभी पता चलता है कि हाँ ये इसके हैं। और निशान बनाते समय भी ये मेरा मिथुन है, ये सारे गांव वालों को मालूम होना चाहिए, इसलिए इस निशान के बारे में सारे गांव वालों को खबर दी जाती है और लोगों के सामने वो की जाती है। तो ताई बिदा को जो मादा मिथुन मिलती है वो ऐसे निशान नहीं था। तो एकदम हट्टी कट्टी मादा मिथुन, ये तो संभव नहीं कि उसकी कोई निशान ना हो। तो ताई बीदा पूरे बस्ती में जाकर के पता करते हैं, हो सकता है किसी से गलती हो गई हो, लेकिन सबने कहा नहीं, ये हमारी नहीं है। तो ताई बीदा चलने लगते हैं, तो वो मिथुन जो है इशारों से, संकेतों से बात करती है, उसके पास आती है, वो उसके साथ दोस्ती करती है, उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तो ताई बीदा उसको लेकर आ जाते हैं। इसके बाद ताई बीदा ने उसको अपना वो निशान बनाते हैं कि ये आज से मेरी है। तो कहते हैं इसके बाद उस मिथुन ने, मादा मिथुन ने बहुत सारे बच्चे जने,
तो धीरे धीरे करके ताई बिदा बहुत धनी हो गए, शादी कर लिए, 3-4 पत्नियां ले लिए और बहुत सारे बच्चे पैदा कर लिए और उस इलाके का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गए। तो सालों बीत गए। एक रोज ताई बिदा बीमार पड़ गए। तो एक अनुष्ठान होता है जिसमें बलि होती है। तो ताई बिदा ने कहा कि ये जो मादा मिथुन है ये बूढ़ी हो गई है, वृद्धा कहेंगे ना, वृद्धा हो गई, तो इसीलिए ये अब किसी काम का नहीं है, तो इसी को बलि में दे देते हैं। तो फिर उसको जंगल से लेके आते हैं हम उसको। ये पालतू पशु जरूर है लेकिन ये पालतू जैसे नहीं है, वो जंगल में ही रहते हैं। आपको जंगल में उनसे मिलने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ये कुछ समय के लिए 1-2 दिन के लिए आप घर में लेके आते हैं, लेकिन फिर आप उसको जंगल में ही छोड़ना होता है, घर में नहीं पालते। तो उसको घर में लाया जाता है, उसके गले में रस्सी लगा के बांध के खूंटे से बांध दिया जाता है। इसके बाद अनुष्ठान शुरू होती है। तो कल जैसे 2-3 दिन लगातार अनुष्ठान होता है, तो कल सुबह इसकी बलि होनी है। तो रात भर ये मादा मिथुन रोती है, रात भर चिल्लाती है और ताई बिदा के सपनों में आती। ताई बिदा सो गए तो सपनों में आती है। सपने में वो कहती है, वो स्त्री के रूप में आती है, मनुष्य स्त्री के रूप में। उसने कहा, मैंने तुमको सब कुछ दिया, तुम मेरी वजह से सब कुछ बने, और जब तक मैंने तुमको दिया तब तक तुमने मुझे वो नमक चटाया, मेरे सिर पर हाथ फेरा, रोज मुझसे मिलने आए और मेरी आवाज को तुमने दूर से पहचाना। मैं तुम्हारी आवाज को बहुत दूर से नहीं, तुम्हारी आवाज सिर्फ नहीं, मैं तुम्हारी गंध को मैं पहचान जाती थी, तो मैं दौड़ के आ जाती थी। जंगलों में तुमको इतना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बच्चे नहीं जन सकती, अब तुमको मुझसे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो अब तुम मुझे ये करना चाहते हो। तो ताई बिदा, अब तुम तैयार रहना। अब वो गायब हो जाते, सपने टूट गए। तो इसके बाद सुबह ताई बिदा उठ के, रात की जो सपने थे वो कुछ कुछ सपना ऐसा होता है कि वो सपना जैसा नहीं होता है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जो असल में होता है तो ताई बिदा ने आंखें खोली और सीधे घर से बाहर निकले, दौड़े और देखे तो वो नहीं है। उसको एक बहुत बड़ी मोटी रस्सी से बांध के रखा हुआ था ना, लेकिन रस्सी टूटी पड़ी है। और देखा बहुत सारे अनगिनत मिथुन के पदचिन्ह हर दिशा से आई है, ये सारे पदचिन्ह इधर से इधर से इधर से। और इसके बाद आके पदचिन्ह ऐसे होते ना, क्योंकि हम लोग मिथुन जब ढूंढते हैं तो पदचिन्ह ही ढूंढ के ये करते हैं। सारे पदचिन्ह ऐसे आए, इसके बाद एक दिशा में आगे बढ़ गए। तो ताई बिदा रोने लगे, अब तो क्या होगा। फिर वो, इसका मतलब ये कि मादा मिथुन ने जितने भी मिथुन उन्होंने संतान जने थे उस सबको बुला लिया है। ताई बिदा ने जिसको भी दे भी दिया होगा वो भी आ गए वापस हर दिशा से। अब ये एक साथ जा रहे हैं, अनगिनत असंख्य मिथुन के पदचिन्ह, और ताई बिदा उसके पीछे पीछे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते जाते हैं। और बहुत पहाड़, जहाँ से तासी जो है, अब क्योंकि मैं 2-3 साल पहले वहाँ पूरे जंगल में पैदल चलकर हम लोग चले थे। सुबह सुबह 5 बजे चलना शुरू किया था, तो शाम के 6 बजे हम लोग वहाँ पहुंचे पैदल चल चल के। और पहाड़, वो भी पहाड़ ऐसा नहीं होता है आपके यहाँ पहाड़ ऐसे ही है ना, वहाँ वो भी पहाड़ उसी तरह का एक पहाड़ है जहाँ पर हमको तासी जाना होता है ना। बुदुम लंगन एक जगह है जहाँ पर तारो सर को मालूम है, पूरा पहाड़ एकदम ऐसे चल के जाना होता है। तो मुझे इसको सिर्फ बोलना नहीं, मुझे अनुभव करना था, फील करना था, तो मैं चली बहुत सारे लोगों के साथ चली थी। तो उस जगह से उतरते हुए, अब कहते हैं अभी का जो झील है ना ईटानगर में है, जिसको गंगा लेक कहा, वो गेकार से नहीं है,
वो सारे जो मिथुन के पद चिन्ह जो है वो झील में खत्म होंगे, झील के अंदर चले सब। और ताईबीदा वहीं पर रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई आवाज नहीं, उत्तर कुछ भी नहीं मिलता। तब ताईबीदा कई दिन तक वहां बैठ करके रोते रहे, आते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। तो ये वापस जाते हैं उसी उसी जगह से, पश्चिम जहां से आए थे ना, वहीं से चल के जाते हैं। वापसी में एक जगह मिलती है जिसको बुदुम लंगना कहते हैं, जहां मैं जाकर वहां पत्थर है। अभिषेक सर ने सुना होगा और देखा भी होगा फोटो। वो पत्थर है, बहुत बड़ा है, 2-3 पत्थर ऐसे लाइन से रखे हैं, और एक बड़ा सा पत्थर है, वहां पे आदमी के पाँव हैं तो किसी आदमी के 2-3 पाँव के चिन्ह है, निशान है। और उसी पत्थर में एक जगह है ऐसी एक ये है, क्या कहेंगे, छेद है। और उसी छेद से निकल के जो सांप के चलने की जैसा है ना, ऐसा ऐसा ऊपर उठ गया है। ऐसा निकलने का, जो ऐसे से चढ़ने का निशान है, और जा करके यहाँ पे ऐसा है। तो उस निशान को लेकर के कथा है कि ताईबीदा केकार सिंह में यानी गंगा लेक में रोए थे, तो वहां प्रकृति ने जवाब नहीं दिया। जब यहाँ पत्थर पर बैठे और वो सिर्फ रोए नहीं, जब आपके भाव बहुत गहरे होते हैं तो शब्द काफी नहीं पड़ता है ना, वाक्य काफी नहीं पड़ते, तो आपको कुछ लय चाहिए होते हैं लय के उतार चढ़ाव चाहिए होते हैं, दो शब्दों के बीच गैप चाहिए होते हैं, तो वो गाने लगते हैं। और ये गीत अभी भी परंपरा में है। प्रत्येक शुभ अवसरों पर इस तरह के गीत गाए जाने, ये रिवाज है अभी भी, शादी विवाह हो या पूजा अनुष्ठान वगैरह हो। तो ताईबीदा जो है ये गाते हुए रोने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ रोना काफी नहीं होता है ना, और गीत की तरह जब गाकर आप रोते हैं तो इस रोने में कुछ और हो जाता है, और ये आंसू के साथ प्रकृति जो है वो जवाब देती है। तो ताईबीदा बहुत रोए, और उस गीत को अभी उसको हमने बहुत रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, जो गाए हुए हैं हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से, लेकिन भाव वही होते हैं, अपने अपने शब्द डालकर उसको गाते हैं अभी भी, और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास सब है। तो ताईबीदा 2-3 दिन, एक सप्ताह वहां बैठ करके वो गाते हैं, प्रकृति के प्रत्येक चीजों को गाते हैं। सृष्टि कैसे आरंभ हुई उसकी कथा हमारी अपनी स्वयं खुद की है, वो शुरू से लेकर के मनुष्य जीवन कैसे शुरू हुआ वहां से लेकर के, ये शरीर कब पैदा हुआ तब से लेकर के, ये शरीर कैसा बना तब से लेकर के। ताईबीदा कहते हैं गीत में कि ये शरीर जल से बना, तो जल में तुम समा गए। तो अब क्योंकि मैं भी जल की संतान हूं, मैं भी बादल की ही संतान हूँ, बारिश की ही संतान हूँ, तो फिर मेरी बात जवाब देनी चाहिए ना। तुम सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, ये गीत में है बाकायदा। आप अगर उस गीत को, क्योंकि अभी इतना समय कम है तो मैं गीत में पूरा नहीं जा सकती ना, तो सुनेंगे आपको गूज़बम्प हो जाएगा। प्रकृति की प्रत्येक चीजों को गिनते हुए, ये शरीर कितने सदियों सदियों पुराना है, और हम पुनर्जन्म में यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं कि हम रोज हमारे पूर्वज कभी मरते नहीं, ये हम मैं जिनकी संतान हूं, मैं उनका जो दूसरा रूप मैं ही हूँ, फिर जो हो गए थे ना, फिर वो वापस जन्म नहीं लेते, यही हूँ। तो उस तरह से हमारा शरीर जो है ना वो यात्रा करता रहता है सदियों पुराना। तो इसीलिए अनुष्ठानिक जब हम कर्मकांड करते हैं उसमें शरीर के प्रत्येक कण को इस बात का याद दिलाया जाता है कि पूर्वज इस रूप में मेरे शरीर में जिंदा है। तो इसीलिए पूर्वजों
बहुत सी चीजें होती हैं, उसको रहने देते हैं। तो ताईबीदा जो है वो गाते हुए कहते हैं कि मैं जो है वो तुम जो मिथुन है, मादा मिथुन, वो भी मैं ही हूँ। ये जल में समा गए, वो भी मैं ही हूँ। अब मुझे एक निशान बता दो, एक संकेत दो, एक जवाब दो कि ये ऐसे कैसे हो गया। ये हो गया, मैं जान गया हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ, कुछ संकेत बताओ कि मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे वंश का क्या परिणाम होगा। कुछ तो बतानी चाहिए। तब कहते हैं, जो मैं कह रही थी कि वो पत्थर है ना नीचे में, मैं स्वयं जाके आई हूँ, वहां पे एक छेद है, वहां से जो सांप की चढ़ने के निशान है। तो कहते हैं कि 2 सांप निकले, पत्थर को चीरते हुए निकले और ताईबीदा के सामने नाचने लग गए। और ताईबीदा ने समझ लिया कि हाँ, अब मेरा अंत निश्चित है, मैं अकेला नहीं होऊंगा, मेरा पूरा परिवार, खानदान सब समाप्त होगा, मेरा वंश समाप्त होगा। तो कहते हैं इसके बाद जो है ताईबीदा का पूरा वंश ही खत्म हो गया। इसलिए आज तक निशी में, मैं निशी ये से आती हूँ, समुदाय से आती हूँ, वहाँ कई लोग हैं लेकिन ताई लोग नहीं है, ये के लोग। तो कहते हैं कि वो पूरा खत्म हो गया, पूरा वंश खत्म हो गया। वापस जाके सारा घर जल गया, सारी संपत्ति जल गई, वे सारे घर में जल के मर गए, ऐसा। तो ये एक कथा है। और एक छोटी सी कथा, आप घबराइए नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। एक वो एक बस जस्ट इसको रिलेट करने के लिए, इसी तरह की और भी बहुत सारी कथा है, मैं बस थोड़ा सा एक जो ले रही हूँ। कहते हैं कि जब धरती बनी और पूरे पेड़ पौधे पशु जो है सब बन गए, तब क्या है कि 2 बहनें पैदा हुई। सबसे पहले हम मानते हैं कि ईश्वर, या जिसको हम लोग उयु बोलते हैं, आप उसको भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, हम उयु बोलते हैं, जो निराकार है, निर्गुण है, वो रूप लेता है, आकार लेता है। तो हम मानते हैं कि वो स्त्री शक्ति के रूप में है, क्योंकि वो गर्भ है ना, वही गर्भ धारण करते, आपको जन्म देना पड़ता है, तो वो स्त्री ही होंगी। तो इसलिए जब सबसे पहले धरती पर स्त्री पैदा हुई मनुष्य के रूप में, 2 बहनें पैदा हुई और दोनों के स्वभाव अलग अलग थे। तो इसलिए जो एक जो है ना वो मिथुन बन गई, ये पशु जो है जिसके बारे में अभी कहा, और एक जो है मनुष्य, अभी हम जो है। तो आप भी वही बहन है, मतलब उस आध्यात्मिक रूप में देखें तो कोई पुरुष नहीं है। तो वो जो है ऐसे बन गई। तो ये उसको लेकर और कथा में उसको नहीं जाऊंगी, सिर्फ इतना ही संकेत है कि मिथुन का हमारे जीवन में किस तरह से उसका जो महत्व है। और कथा के बारे में मैं यही कहूंगी कि जंगल और मादा पशु मिथुन, उसको थोड़ा सा 2-3 सेंटेंस मैंने लिख दिया, जस्ट मैं रीड आउट कर देती हूँ। जंगल मनुष्य के बाहर का नहीं, भीतर का भी एक संसार है। मादा पशु प्रकृति की उस धारा का प्रतीक है जो पालन करती है। हमें उसके आगे अपने आप को समर्पित करना चाहिए, न कि हमारे जो दर्शन है, तानी दर्शन में हम मानते हैं कि मनुष्य सबसे बाद में जन्मे, सब चीज पहले जन्मे। पत्थर हमारे बड़े भाई है, इसीलिए कथा में पत्थर आता है, पत्थर ही जवाब देते हैं। क्योंकि जब ताईबीदा पत्थर पर बैठ के गा रहे हैं, रो रहे हैं, इतने दिनों से रो रहे हैं, उसको अपने ही छोटे भाई को तड़पता हुआ देखकर, रोता हुआ देखकर, ये बड़ा भाई कैसे बर्दाश्त कर सकते। इसलिए उसने उसको जवाब देने में मदद की, ऐसा हम मानते हैं। तो ये कि मनुष्य सबसे छोटा है और प्रकृति के प्रत्येक जो चीजें हैं, चर अचर जो भी है, सब हमसे बड़े हैं। इसलिए वे ही हमें देते हैं, हम उन पर आश्रित हैं, वे हमें देते हैं। पर हमको वो अलग अपने अहम हो सकती है
इसको बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते ही है। और बच्चों का जन्म और संपन्नता इस कथा के अनुसार, मादा पशु ने अनेक बच्चों को जन्म दिया और आदमी संपन्न हो गया। ये इस और इंगित करता है कि जब मनुष्य प्रकृति को स्वीकार करता है और उसकी संगति में जीता है, हम साहित्य में, जैसे एक बहन जो है वो उन्होंने कहा था कि हम प्रकृति की पूजा नहीं करते। प्रकृति हमारे लिए ईश्वर नहीं, प्रकृति हमारा परिवार है, इसलिए उसके साथ हम संवाद करते हैं, लेन देन करते हैं। और वो हमारे बड़े भाई, इसलिए हम डरते हैं क्योंकि वो सजा देते हैं, उस रूप में हम देखते हैं उसको। और प्रकृति के जो दिखाई देते हैं ना, उसके बियॉन्ड जो एक शक्ति है ना, उसके लिए हमारी बहुत सारे अपनी कर्मकांड होते हैं। तो ये इस ओर इंगित करता है कि जब मनुष्य प्रकृति को स्वीकार करता है, उसकी संगति में जीता है, तो वो उसे अन्न, धन, वैभव और जीवन की बहुलता प्रदान करती है। प्रकृति के पास देने को असीम भंडार है, लेकिन मनुष्य उसके लिए स्वयं तैयार होना चाहिए। और मैं जब तैयार होना चाहिए कह रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि तैयार नहीं है, सब तैयार ही है, लेकिन ये बहुत बार ऐसा होता है कि भ्रम जैसा हो जाता है कि हम तैयार है, लेकिन असल में ये सच में तैयारी है कि नहीं पता नहीं चलता है। इसीलिए मैंने कहा। तो इसके बाद वृद्धावस्था और बलि का जो विचार है, यहाँ समय बीतने पर जब पशु वृद्ध हो गई तो आदमी ने सोचा कि अब इसका उपयोग बलि के रूप में कर लिया जाए। यहाँ कथा बहुत गहरे में जाके हमें मनुष्य की वृत्ति को दिखाती है। जब तक प्रकृति हमें देती है, हम उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन जब हम उसे साधन मानने लगते हैं और नष्ट करने के विचार करने लगते हैं, तो प्रकृति हमें सजा देती है। ये हमारा तानी दर्शन है, तानी विश्व दर्शन है। और इसी पर ही आधारित हमारे रिचुअल्स होता है, इसी पर ही आधारित जब विवाह भी संपन्न करते हैं तो उसमें भी इसी तरह की चीजों को ही गाया जाता है। और ये जो कथा मैंने ताईबीदा की कही है ना, मिथुन वाली, इसको अभी भी प्रत्येक रिचुअल्स में जो अनुष्ठानिक होते हैं, वे प्रारंभ में इसी कथा को ही गाते हैं। इसके बाद अनुष्ठान के बाकी जो गीत है उसको गाते हैं। तो प्रकृति के ही हम अंग हैं, नहीं तो इस सिद्धांत को दर्शाने के लिए इस कथा की जरूरत नहीं पड़नी थी। और पशु का रोना और फिर लुप्त हो जाना, प्रकृति अपनी पीड़ा प्रकट करती है, पर मनुष्य उस पीड़ा को सुनता कहाँ है। अगले दिन उसका विलुप्त हो जाना और अनगिनत पद चिन्ह छोड़ जाना, ये स्पष्ट करता है कि प्रकृति अकेली नहीं है, वो अनगिनत रूपों में विद्यमान है। उसका अंतिम जो मिलन जो झील में है, और झील यहाँ प्रकृति की गहराई और उसका मूल स्रोत है, वही हमारा स्रोत है। जब मनुष्य प्रकृति को बांधना चाहता है, वो उससे विलीन होकर अदृश्य हो जाती है। हम मानते हैं कि जो भी चीजें दिखाई देती है ना, ये नहीं दिखाई देने वाली से ही प्रकट होते हैं। तो इसीलिए ऐसा अनुष्ठान में और ऐसी कई चीजें हैं, जब हम मानते हैं कि जो अनुभवी लोग हैं वो भी बोलते हैं कि इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि इसी वक्त इसी कमरे में और भी बहुत लोग हो सकते हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रहे। और उस नहीं दिखाई देने वाले को प्रकृति की आत्मा मान करके हम उसके साथ संवाद करते हैं, क्योंकि वो रहस्यमयी है ना। तो रहस्यमयी होने के कारण कर्मकांड पैदा होते हैं, क्योंकि उसके साथ संवाद करना पड़ता है। तो जो नेचुरली, जैसे स्वाभाविक, मतलब जैसे आमतौर पर हम बात करते हैं उस तरीके से हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते ना, इसीलिए रिचुअल्स पैदा होते हैं। क्योंकि आपको प्रकृति के साथ गहरे में अगर आपको जुड़ना हो तो भावों की गहराई में जानी पड़ेगी। तो भावों को गहराई लाने में ये कर्मकांड मदद करते हैं, गीत संगीत मदद करते हैं। तो इसीलिए हमारे जो है गीत है, ये जो पुजारी जिनको अनुष्ठानिक बोलते हैं, वो भी चीजों को गा कर ही बोलते हैं।
वो मंत्र की तरह नहीं होता है जिसको आप रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी एक शब्द रिपीट नहीं करते, वो कथाओं को गाते हैं, प्रकृति के प्रत्येक चीजों को गिनते हैं। तो आ, और भी बहुत उदाहरण थे, मैं छोड़ देती हूँ, अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी। पत्थर के सामने गाना पत्थर के सामने गाना, पत्थर के सामने गाने का मतलब ये है कि अभी भी, ये सिर्फ कथा में नहीं है, अभी भी आ, हमारा जो ईश्वर है वो किसी कमरे में नहीं है ना, वो किसी मकान के अंदर नहीं है। तो इसलिए हमको जंगल में जाना पड़ता है हम बाहर जाते हैं। असली जो कर्मकांड बहुत अगर आपको गहरे में करने हैं तो वो जंगल में होता है। आजकल लोग जो है कुछ कुछ को घर में कर लेते हैं या लेकिन पहले जो है न्योकुम जैसे फेस्टिवल को भी जंगल में ही मनाने का रिवाज था। उसके पीछे यही कारण है कि ये जो कुछ भी दिख रहा है यही हम हैं, और इसी के साथ हमको संवाद करके संतुलन बनाना है। तो ये कि मनुष्य अब उत्तर के लिए बाहर देखता है। पत्थर यहाँ स्थिर जगत का प्रतीक है, जड़ मौन, परंतु वो साक्षी है, सब कुछ देख रहा है, बड़े भाई है ना। तो मनुष्य गाता है, यानी पहली बार वो भीतर से प्रश्न करता है, यही से उसकी संवेदना खुलती है। जब उसके पास कुछ नहीं बचता तब वो अस्तित्व से संवाद करने लगता है। क्या कर सकते हैं वेदना, पश्चाताप इतना गहन है कि केवल शब्दों, वाक्यों से काम नहीं चलेगा। प्रकृति के साथ अपने भावों को लय के उतार चढ़ाव, तन्मयता और आंसुओं के साथ मिलाना होगा। शब्दों के बीच के मौन को इसी तरह अभिव्यक्त करने का ये प्रयास होता है। और ये पहले के रिवाज नहीं, ये अभी भी चलता है, अभी भी है। हाँ हाँ, बस ये हो गया, हो ही गया। तो पत्थर से जो दो सांप निकले थे उसके लिए भी यही है कि पत्थर को चीर कर उसका बाहर निकलना बताता है कि मनुष्य जब मनुष्य अस्तित्व से उत्तर मांगता है तो उत्तर कभी सीधा और सरल नहीं आता है, वह प्रतीक, रहस्य और भय के रूप में आता है। और इसी से कर्मकांड जो है वो निर्मित होते हैं। बाकी छोड़ देती हूँ, बस ये हो गया। कथा का दुखद अंत केवल देवयोग नहीं बल्कि संकेत है कि जब मनुष्य प्रकृति का अपमान करता है, उसे केवल भोग की वस्तु मानता है, तब उसका दुष्परिणाम केवल उस पर नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज पर आता है। यहाँ परिवार का विनाश उस असंतुलन का प्रतीक है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच असंवेदनशीलता से जन्म लेता है। बाकी मैं छोड़ देती हूँ इसको। बस अंत में यही कहना चाहूंगी कि हम इसी तरह के आस्था, विश्वास और इसी तरह से प्रकृति से जुड़कर रहते हैं और हमें इसी तरह से रहने दिया जाए, क्योंकि आदिवासियत पहले कोई धर्म नहीं था, संसार में कोई धर्म था ही नहीं, तब सभी लोग आदिवासी ही थे। आदिवासी से ही सब निकले हैं और हम आपके स्रोत हैं, हम आपका इतिहास है जो अभी भी हम जिसे जी रहे हैं। हमारा बचना आपका बचना है, आप अपने इतिहास को बचाइए, हमारी मदद कीजिए। और यही प्रार्थना करती हूँ कि हम बचे रहें, पहाड़ बचे रहें, आप सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जोराम यालाम नवाम जी। 33 मिनट के इस समृद्धकारी वक्तव्य में बहुत कुछ हम लोगों को मिला और जो निचोड़ था अंतिम, वो तो निश्चित रूप से उस पर हमें अमल करना चाहिए। अपने आप को बचाने की लड़ाई है ये। बहुत बहुत आभार एक बार पुनः। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर नंद किशोर पांडे सर को कि वो आए और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करें। हाँ, और सर का विषय है पूर्वोत्तर का जनजातीय जीवन और भारतीय ज्ञान परंपरा। विशेष रूप से सर जो पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधियां हैं पूर्वोत्तर की, उस पर सर अपनी बात रखेंगे।
ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं बहुत ही आदर के साथ सर को आमंत्रित करता हूं। सर ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर। नमस्कार। हमारे विश्वविद्यालय में कुछ बिजली का संकट है, कुछ नया विश्वविद्यालय है, कुछ कामकाज चल रहा है, तो फिर भी अपना लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी हाँ, सर, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोगों ने इस सत्र में डॉक्टर मंजू राणा जी और प्रोफेसर जोरम यालम को सुना। मंजू जी ने बहुत ही वैज्ञानिक रीति से हॉर्टिकल्चर इस पर अपना विषय रखा। बिल्कुल श्रोताओं के लिए नया विषय जोरम यालम ने रखा, प्रकृति के साथ कैसे जिएं और उसके साथ न जीने के दुष्परिणाम क्या है। प्रकृति हमारा परिवार है, जिन्हें हम वनवासी आदिवासी कहते हैं। कितना श्रेष्ठ चिंतन है कि हम परिवार जब मानते हैं तो परिवार को सुस्थिर रखने का प्रयास करते हैं, उसके जीवन की याचना करते हैं, समृद्धि की याचना करते हैं। मैं विषय देख रहा था 2 दिनों का, तो मुझे लगा कि पूर्वोत्तर को लेकर के बहुत सारे विषय आ गए, एक विषय छूट रहा है। छूट तो बहुत सारे विषय रहे हैं, लेकिन आप कल्पना करिए, सोचिए कि 200 वर्ष पहले जब मैदानी हिस्से से लोग वहां नहीं पहुंचे थे, पहाड़ों पर कोई वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, तो जीवन था और स्वस्थ जीवन था। अच्छी और बड़ी आयु के लोग रहते थे, शतायु जीवन था। आज भी बहुत से लोग बड़ी उम्र के स्वस्थ रूप में इन प्रदेशों में हैं। तो क्या उनके पास कोई संकट नहीं आते थे, कोई घटना नहीं होती थी, कभी बीमार नहीं पड़ते थे? पढ़ते ही होंगे, पढ़ते भी हैं। तो कौन सी चिकित्सा पद्धति थी? इसका मतलब ये है कि वनों में, पहाड़ों पर रहते हुए वहां के लोगों ने जो स्थानीय पौधे हैं, पेड़ हैं, उनके जो औषधीय गुण हैं, उनसे वे परिचित थे। और बहुत से औषधीय पौधे नियमित के भोजन का हिस्सा हैं, आज भी हैं। अब यदि हम उनके गुणों से परिचित नहीं हैं, तो वे हमारे भोजन का हिस्सा कैसे बन गए? जैसे मशरूम है, अरुणाचल में मशरूम बाजारों में मिलता है, बाजार में हर जगह मिलता है, लेकिन इससे अलग है। और वहाँ के आदिवासी उसको लाकर बाजार में बेचते हैं। चर्चा ये रहती है कि मशरूम खाने से लोगों की मृत्यु होती है, होती भी है। मैं बाजार गया, हमारे साथ एक प्रोफेसर थे, कि सर अच्छा है, ले लीजिए। ने कहा मशरूम तो हम वो लेते हैं जो आधुनिक ढंग से उपजाए जाते हैं। कहा कि ये बाजार में मशरूम बेचने वाली जो महिला है, इसने इसको खाया होगा। हमारे यहाँ वो बड़ा अधर्म है कि हम ऐसी चीज को बाजार में बेचें जिसको खाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाए। तो ये बहुत ही जांचा परखा है, मैं तो इसे ही ले जाता हूं, एक बार इसका स्वाद देखिए। इसका मतलब जो खाद्य पदार्थ वनों में उपजते थे, उसके गुणों से पूरा पूर्वोत्तर परिचित था। लगभग 200 प्रकार की औषधियां, जिनके गुणों से आज से 100 वर्ष पहले, यानी स्वतंत्रता के पूर्व,
वहाँ का आदिवासी जीवन ठीक से परिचित था। उनके नाम अलग थे, कहने का तरीका अलग था। अब बहुत सी औषधियां ऐसी हैं जिनका उपयोग कहानियों में, गीतों में, दंत कथाओं में है। जैसे कट गया और खून बह रहा है, उसका नाम चरक सुश्रुत के यहाँ जो है उससे अलग होगा, लेकिन इसका पत्ता रक्त को रोकता है, इस गुण से वे परिचित थे। आयुर्वेद की बड़ी प्रतिष्ठित औषधि है ब्राह्मी, और ब्राह्मी बुद्धिवर्धक है। और जो 5-6 बहुत चर्चित औषधियां हैं उसमें ब्राह्मी की चर्चा होती है। ब्राह्मी घृत बनता है, ब्राह्मी बट्टी मिलती है, ब्राह्मी का सिरप आता है। इस ब्राह्मी को साग के रूप में अरुणाचल में खाते हैं। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के परिसर में 2-3 लोग इसको लगाते थे अपने घर की बाउंड्री के पीछे। और नाम लेना ठीक नहीं रहा, एक बार समस्या आई कि ब्राह्मी क्या है, तो मैंने बतलाया कि ब्राह्मी विद्वान वालों को पहचानने में असुविधा होगी, लेकिन इस विश्वविद्यालय के 2-3 परिवार हैं जिनके आंगन में ब्राह्मी लगी हुई है, वे उसकी चटनी खाते हैं और उसके गुणों से परिचित हैं। यालम जानती होगी, पैराजूली जी ब्राह्मी लगाते थे, जो अपने यहाँ मैकेनिक थे, अब ब्राह्मी के गुण से परिचित हैं, और अनेक 2 लोग। उसी तरह से सहजन, जिसको वहाँ सहजना कहते हैं, सहजन बहुत ही उपयोगी सब्जी है। ये चर्चा में था, इस बीच कुछ ज्यादा आया है, लेकिन सहजन के पत्ते को उबालकर पीना, अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर खाना, और सहजन के पत्ते बालों की वृद्धि में सहायक हैं, स्किन में सहायक हैं, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इससे पूर्वोत्तर बहुत पहले से परिचित था, तुलसी के गुणों से भी। और तुलसी मैदानी हिस्सों में काली तुलसी और हरी तुलसी, श्यामा तुलसी को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन तुलसी के कई प्रकार पूरे पूर्वोत्तर भारत में मिलते हैं। अश्वगंधा शरीर की ताकत बढ़ाने वाली दवा है। एक चीज मैं शुरू में ही कह दूं, इनके गुणों की भी मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति सुन करके इसको खाने न लगे। ये और इनकी मात्रा जो जानते हैं वही उसका ठीक रूप से उपयोग करते हैं। इसलिए जब भी तो वैद्य की राय जरूर लें, उसके सर बाद ही आपका इसका वीडियो सर वीडियो बंद हो गया है सर। दब गया है। सर अगर तकनीकी दिक्कत हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, वीडियो के बिना। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर। अभी एक बार फिर से जोड़ता हूँ। तो इसका उपयोग संभल करके करें। जैसे मैंने ब्राह्मी की बात की, तो ब्राह्मी को जो चटनी के रूप में, साग के रूप में खाता है, उसको मालूम है कि ब्राह्मी की कितनी मात्रा हमें उपयोग में आनी है, तो उसका ध्यान रखना आवश्यक है। ब्राह्मी स्मृति, संज्ञानात्मक कार्य और मस्तिष्क में सुधार और स्मृति के लिए आवश्यक है।
इन गुणों से पूर्वोत्तर का आदिवासी जीवन परिचित था। असम का जीवन और वहां के वैद्य तो अच्छी तरह से परिचित थे ही। उसी तरह से जटामासी एक आयुर्वेदिक औषधि है। वो प्रचुर मात्रा में पूर्वोत्तर भारत में उसका उत्पादन होता है और जटामासी के आयुर्वेदिक गुणों से भी परिचित है। तुलसी के संदर्भ में मैंने चर्चा की। नीम कीटाणुनाशक और जीवाणु रोधक गुण के कारण सारे देश में जाना जाता है। इन गुणों से पूर्वोत्तर भारत भी परिचित था। अमल की विटामिन सी का स्रोत है। जो भी वनस्पतियां हैं, अमल की यानी आंवला, असम में संस्कृत नाम ज्यों का त्यों सुरक्षित है। तो आमल की उपयोग और उसका महत्व, अनेक प्रकार के उपयोग कोरोना काल में और आज भी सर्दियों में। अदरक एक सब्जी भी है, मसाला भी है और दवा भी है। अरुणाचल प्रदेश में प्राय उबला हुआ भोजन करते हैं और उबले हुए भोजन में आज डॉक्टर तेल को मना करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तेल भोजन का हिस्सा ही नहीं है। सरसों की खेती अब होने लगी है। अदरक और लहसुन को कूट करके पानी में डालना, पानी को गर्म करना और जो भी पत्तेदार हरी सब्जियां हैं, चाहे वो लाई पत्ता होगा, चाहे वो पत्ता गोभी होगा, उसको डालना, उबालना, चावल के साथ खाना। कभी कोई भी व्यक्ति खाकर देखे और उसका जो रस है वो किसी भी बेहतरीन सूप से बेहतर स्वादिष्ट होगा। जो पत्ता डाला गया उसका भी रस उसमें मिल जाता है। तो अदरक का उपयोग जहाँ पानी अधिक बरसता है, जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है, वहाँ बेहतर अदरक का उपयोग। उसी तरह से अदरक के कई प्रकार हैं। अकवन के कई तरीके के, अर्जुन तमाम विश्वविद्यालयों के परिसर में लगे हुए हैं। अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की बट्टी, अर्जुन की छाल उपयोग में आती है। तो अर्जुन के छाल का उपयोग आज ब्लड प्रेशर के उपयोग में होता है। उसके गुणों से पूर्वोत्तर परिचित था। अशोक के फूल निबंध है। द्विवेदी जी ने लिखा कि जो किनारीदार पत्तों वाला अशोक है वो ज्यादा चर्चित हो गया, लेकिन आयुर्वेदिक रूप से जो उपयोगी अशोक है और जो अशोक के फूल हैं और उससे बनी हुई जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, वे भी पूर्वोत्तर में प्रचलित हैं। उसी तरह से चंपा में भूई चंपा, बच, बोगड़ी यानी छोटी बेर जिसको घनबेरी कहते हैं, चिरायता बहुत से लोग अपने परिसर में लगाते हैं और चिरायता का उपयोग कई दवाओं में होता है। दालचीनी, आप शिलोंग जाएं और शिलोंग में चेरापूंजी की तरफ चलें तो सड़क के किनारे दालचीनी बिकते हुए मिल जाएगी और बहुत सस्ती दालचीनी मिलेगी। उत्तम कोटि की दालचीनी, यानी उस दालचीनी को उगाना, दालचीनी को बेचना, दालचीनी का उपयोग करना। दालचीनी, अदरक, सौंठ, काली मिर्च अपने उपयोग के लायक परिवारों में पेड़ों पर उसके बेल को चढ़ा करके लोग पैदा कर लेते हैं। मूल दाड़िम अनार को कहते हैं। उस दाड़िम की छिलके का उपयोग, दाड़िम का बीज तो हम सब लोग खाते हैं, लेकिन बीज भी फेंक देते हैं। पूरे दाड़िम का उपयोग किस तरह से उपयोगी हो सकता है, इससे भी पूर्वोत्तर भारत परिचित है। यदि शुचि की हम बात करें तो अलग अलग कहानियों, वर्णनों, कथाओं, कविताओं
और वहाँ उपयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक औषधियों की मैंने सूची बनाई, तो उसमें बहुत सारी सब्जियों के भी नाम थे, जैसे ढेकिया साग, पूरे पूर्वोत्तर में बहुत ही लोकप्रिय है, एक अलग प्रकार का साग है जो मैदानी हिस्से में प्रायः नहीं होता है, जो हवन पूजन में काम आने वाला धुना है, उस धुना का पेड़ होता है और जिसकी गोंद का उपयोग करते हैं। एक बहुत ही चर्चित पौधा द्रोण पुष्पी, जिसको उत्तर प्रदेश बिहार में गुमा कहते हैं, और द्रोण पुष्पी का उपयोग, उसके रस का उपयोग अनेक प्रकार के सिर के दर्द में और बहुत सारी चीजों में होता है। विश्वविद्यालय जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय है, उससे नीचे की तरफ उतरते हैं तो मुझे मालूम था, एक बार ले रहा था तो एक विद्यार्थी ने कहा, सर क्या है? हमने कहा ये द्रोण पुष्पी है। उसने उसका दूसरा नाम बताया। हमने कहा इसका क्या उपयोग करते हो? तो एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ने बताया कि हम इसका अल्प मात्रा में साग भी खाते हैं और इनका इन बीमारियों में उपयोग होता है। यानी गांव से आने वाला एक विद्यार्थी भले उसको द्रोण पुष्पी नहीं कह रहा है, लेकिन द्रोण पुष्पी के गुण से परिचित है। तरह तरह की इलायची का उपयोग, गदाधारी पिप्पली अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश से बहुत ही कम रेट पर बाहर की ओर जाती है। पिप्पली एक बहुत ही औषधियों में है। उसी तरह से नीम में भी घोड़ा नीम, वो अलग प्रकार का नीम है। गोखरू, बलवर्धक दवाओं में गोखरू। उसी तरह से जालुक, यष्टि मधु, खांसी की दवा में जो उपयोग करते हैं। जोलकिया, असमिया नाम है जोलकिया। काल मेघ को आप तो उसके बहुत सारे गुण और उससे बनने वाली औषधियों की चर्चा होगी। केतकी फूल आयुर्वेदिक औषधि है। विद्यापति से लेकर के आज तक के कवियों ने जो केतकी के फूल से परिचित हैं, उन लोगों ने केतकी फूल की चर्चा की। मजीठ का रंग बहुत तगड़ा होता है, लग जाने पर छूटता नहीं है। कौन सा वाला? मजीठ की चर्चा की। जो चाहत हो चटक न घटे, मैलो होए न मित्ते, रज राजस न छुआयो, नेह चिकनो चित। मजीठ का रंग जैसा होता है, अच्छी मित्रता वैसी होती है जो एक बार लग जाए तो छूटती नहीं है। उस मजीठ का पौधा पूर्वोत्तर में मिलता है। उसी तरह से मिश्मी तीता अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही उपयोगी पौधा है। आज वैद्यों का ध्यान की तरफ गया है, हम मिश्मी तीता का उपयोग कर रहे हैं। नाहर के पेड़ बड़ी संख्या में राजीव गांधी विश्वविद्यालय में है। उसके सफेद पुष्पों के भीतर से नारंगी पुष्प निकलते हैं, केसर की तरह देखने में लगता है। और नाहर अपनी कड़ी लकड़ी के कारण, हार्डवुड के कारण वो नाहर है, लेकिन नाहर के जो पुष्प हैं, सफेद पुष्प भी और उसके नारंगी पीले पुष्प भी, उन पुष्पों से अनेक प्रकार की औषधियां बनती है और उनका उपयोग किया जाता है। नाग चंपा, मोर साल, इस तरह की जो औषधियां हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग वहां पर करते हैं। नींबू जो है, नींबू बोलते हैं, और कई जगह टेंगा। नींबू के भी अनेक प्रकार हैं और नींबू बड़ा से लेकर के छोटा तक। कई बार एक नींबू काटा जाए तो पूरा हॉल उस नींबू का उपयोग कर सकता है। नींबू के जो अनेक प्रकार हैं वो अलग अलग गुणों से भरपूर हैं। पान के पत्ते, पान खाने वाले असम में बड़ी संख्या में तांबुल खाने वाले मिल जाएंगे। पान के पत्तों का उपयोग भोजन के बाद पान खिलाया जाता है सुपाच्य के रूप में, और बहुत सारी जो पेट की बीमारियां हैं उससे दूर होती हैं। उसी तरह से पलाश का उपयोग, और पलाश से कवियों का बड़ा प्रिय पेड़ है।
बसंत के महीने में पलाश में फूल आते हैं और पलाश की छाल से लेकर के जड़ से लेकर के पत्तों तक का जो उपयोग है उससे पूर्वोत्तर के लोग परिचित हैं। उसी तरह से पाटल, पुदीना कहते हैं पुदीना को, जो मैदानी हिस्से में उपयोग में आता है उससे अलग पुदीना है और उस पुदीने के गुण इस पुदीने से मिलते भी हैं और इस पुदीने से अलग भी हैं। आजकल गिलोय का प्रचार रामदेव जी ने बहुत किया है। गिलोय की मोटी मोटी लता पूर्वोत्तर के सभी प्रांतों में दिख सकती है। गिलोय के उपयोग से भी परिचित हैं और गिलोय को कूट करके और उसका जो काढ़ा बना करके पीना है, इससे पूर्वोत्तर का जनजीवन परिचित है। अमरक फलों में अमरक का उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए किया जाता रहा। मुझे ध्यान आ रहा है कि ईटानगर से कोई 60-70 किलोमीटर दूर या विनोबा जी का स्थापित किया हुआ एक आश्रम है। देखने की इच्छा से जब कभी गया, दो बहनें विनोबा जी के बताए अनुसार उस जीवन को जीने वाली करवाली कि सर अमरक है तो क्या चिंता है, अमरक की चटनी, अमरक का अचार, अमरक की खटमिठी गुड़ डाल करके अमृत को चावल के साथ खा रहे हैं। कर्मी का साग जो विशेष पानी में उपजता है, जैसे मैंने लाई पत्ता का साग बहुत ही उपयोगी, पालक वगैरह तो आज के साग हैं, लेकिन इतने प्रकार के पेड़ हैं जिनके पत्तों का भी साग, अड़ूसा, चित्र जो पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है, कुटकी जो लीवर के लिए फायदेमंद है, मैंने अमरक की चर्चा की, शतावरी जो बहुत ही महंगी औषधि है, पूरे पूर्वोत्तर में आसानी से मिलती है। पलाश के जो प्रकार हैं जिसको ढाक और टेसू कहते हैं, वो कफ पित्त दोषों का नाश करता है, कृमि का नाश करता है, रक्त शोधन करता है। इन गुणों से भी आदिवासी परिचित हैं। तृण की मैंने चर्चा की। एक बहुत अच्छा फूल है नीलकंठी का फूल, छोटा पौधा है और फूल नीला नीला आता है, इसलिए उसको नीलकंठी संस्कृत में कहते हैं। वहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है। यह नीलकंठी एंटी फंगल है और मोच और चोट में नीलकंठी के फूल काम आते हैं। इसको विषहर पौधा भी कहते हैं। ये जहर को कम करने वाला पौधा है। हरितकी यानी हर्रे, संस्कृत में श्लोक है, जस्य माता नास्ति तस्य माता हरितकी, जिसकी माँ नहीं है उसकी माँ। हरे पहेड़ा आंवला ये त्रिफला है। त्रिफला का उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए होता है। हरितकी बच्चों को भी देते हैं। यदि किसी स्कूल के सामने हरितकी है, हमारे विश्वविद्यालय के सामने था, तो हरितकी गिरा तो विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी, बच्चे उसको चुन करके खाते हुए मिल जाएंगे। इसलिए नहीं कि वो केवल बहुत स्वादिष्ट है, वो कोई आम और चीकू की तरह फल नहीं है, लेकिन हरितकी के फल से विश्वविद्यालय के और वहाँ का जीवन अच्छी तरह से परिचित है, इसलिए हरितकी खा रहा है। आप सबके संज्ञान में होगा कि मेघालय की हल्दी, इसकी कीमत शेष हल्दी से 8 से 10 गुना अधिक है और इसे लाका डोंग हल्दी कहते हैं। खास करके जयंतिया पहाड़ियों में हल्दी है। हल्दी करक्यूमिन के कारण महत्वपूर्ण है। सामान्य हल्दी में 1 से 3% तक करक्यूमिन होता है, लेकिन जयंतिया पहाड़ियों में जो हल्दी मिल रही है उसमें 7 से 12% तक करक्यूम होता है। सारी दुनिया में जयंतिया पहाड़ियों की यानी मेघालय की हल्दी की आज चर्चा है और वो हल्दी 8 से 10 गुना महंगी बिक रही है। वहाँ के किसानों ने बड़ी मात्रा में हल्दी उगाना शुरू किया है, यानी उसका जो रोधी गुण है, घाव भरने का जो गुण है, इस हल्दी को जीआई टैग प्राप्त है। इतने प्रकार के औषधीय पौधे, साग और सब्जियां पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त होती हैं। आज भी बहुत से किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, यानी डाई यूरिया का प्रयोग नहीं करते। और जो झूम खेती है
झूम खेती के दौरान भी इसका प्रयोग नहीं। झूम खेती पर कोई व्याख्यान हुआ होगा, उसका अपना एक अलग महत्व है। यानी 100 वर्ष पहले, कहीं कहीं 150-200 वर्ष पहले, जब एलोपैथी चिकित्सा नहीं पहुंची थी, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सा नहीं पहुंची थी, तब भी पूर्वोत्तर का जो आदिवासी जीवन है, जनजातीय जीवन है, वो स्वस्थ जीवन जी रहा था। इसलिए जी रहा था कि इनके पूर्वजों ने इन औषधियों के गुणों को ढूंढा था, इन पौधों के गुणों को ढूंढा था, और यह भी बतलाया था कि इसकी कितनी मात्रा का उपयोग करना है। इसको हम साग के रूप में खा सकते हैं, किसको काढ़ा के रूप में खा सकते हैं, किसको विशेष रूप से अधिक मात्रा में खा सकते हैं। यानी एक पूर्वोत्तर की ज्ञान परंपरा थी, और यह जो नॉलेज सिस्टम था वो एक दिन में नहीं, हजारों वर्षों की साधना में उपयोग करते हुए, पता नहीं इसकी साधनाओं की मृत्यु हुई होगी, लेकिन यह रिसर्च अनवरत जारी रखा, और इस रिसर्च के दौरान पूरा का पूरा पूर्वोत्तर समाज स्वस्थ जीवन जीता रहा। आज की जलवायु प्रदूषित हुई है, पेड़ पौधे कम हुए हैं, हवा प्रदूषित हुई, जल प्रदूषित हुआ, तब हमें एलोपैथिक दवाइयों की जरूरत पड़ती है। बिना इन दवाओं के जरूरत के लाखों लाख, आपकी भाषा में करोड़ों करोड़ आबादी स्वस्थ जीवन को जी रही थी। मुझे लगता है कि आज इस अध्यक्षीय संबोधन में इतना पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आयुर्वेदिक दवाओं की जो लोक ज्ञान परंपरा है, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में, उस पर आपने काफी विस्तार से अपना वक्तव्य रखा। एक बार पुनः आपके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर के अब वक्तव्य के हमारे साथ भी आगे जी समाप्ति के साथ साथ पंखा चलने लगे। जी इस सत्र की समाप्ति यही हुई, लेकिन इसके बाद वाला जो समापन सत्र है, बिना किसी ब्रेक के हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए चाय यहीं पहुंचा दी गई है। सर से अनुरोध है, अगर सर हमारे साथ बने रहें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर सर आपकी कोई व्यस्तता हो तो आप मीटिंग छोड़ सकते हैं। आप रहेंगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। इस सत्र में आप सबने तमाम वक्ताओं को और अध्यक्षीय वक्तव्य को धैर्य और ध्यान के साथ सुना। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र के संचालन के लिए मैं साथी अभिषेक कुमार यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो समापन सत्र 2 मिनट का ब्रेक हम लोग ले सकते हैं, समन्वयक संगोष्ठी संयोजक की अनुमति से 2 मिनट का ब्रेक, फिर समापन सत्र हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो रहा है?